ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में जो चौथी ब्रांच है उसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिनन अकर इन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पे, इस सियारे पर यानी ज़मीन पर जो भी बायोकेमिकल और केमिकल फिनोमिनन हो रहे हैं उनकी स्टडी को फिनोमिनन किसे कहते हैं? किसी भी नेचुरल प्रोसेस को फिनोमिनन कहते हैं। फिनोमिनन तो इस ज़मीन पर जो भी केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनकी स्टडी को एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा आप लोग क्या पढ़ेंगे? इट इज़ द स्टडी ऑफ सोर्सेज, reaction, effects of chemical species in air, soil and water environment। यानी कि एयर में, हवा में, एटमॉस्फेयर में, सॉइल में यानी कि लिथोस्फीयर में, और पानी यानी हाइड्रोस्फीयर में, यानी पानी, हवा और मिट्टी, इन तीन चीज़ों के अंदर जितने भी केमिकल स्पीशीज़ जन्म लेते हैं और उनके जो रिएक्शन होते हैं और उनके रिएक्शन से इंसान की ज़िंदगी पर या ह्यूमन बीइंग पर या किसी भी ज़िंदा चीज़ पर जो असरात होते हैं इन केमिकल स्पीशीज़ के जो एनवायरनमेंट में पैदा हो रही हैं उसको स्टडी किया जाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। उसके अलावा वो क्या कहता है कि विदाउट दिस इट इज़ impossible to study the effect of chemical on environment। हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बग़ैर ये मालूम नहीं कर सकते कि इन तमाम केमिकल्स का क्या असर है इंसान की ज़िंदगी पर या और ज़िंदा चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जितनी भी केमिकल स्पीशीज़ जन्म ले रही हैं, बढ़ती हुई आबादी और इंसान ने जो काम कर रखे हैं, इंसान ने जो फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, गाड़ियाँ बनाई हैं, उनमें से निकलने वाले केमिकल्स के जो असरात हैं वो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो जितने भी पॉल्यूशन की टाइप्स हैं वो सारी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती हैं। आगे हमने लिखा भी है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। इट हेल्प्स, ये हमारी मदद करती है इन अंडरस्टैंडिंग काज, इफेक्ट एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। जितने भी पॉल्यूशन हैं, जो भी आलूदगी है, उसकी वजह क्या है, उसके असरात क्या हैं, उससे बचने का हल क्या है, ये तमाम चीज़ों को हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। उसके बाद होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? एनालिसिस करना। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी हमें सैंपल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे चेक करके दें, ये कौन सी चीज़ है, इसमें क्या क्या है, कितना कितना है, ये सारी चीज़ें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में डील करते हैं। तो क्या लिखता है वो? इन दिस ब्रांच वी डील्स विद एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को हम एनालाइज करते हैं इस ब्रांच में। यानी इस ब्रांच में हम क्या क्या करते हैं? हम करते हैं इस ब्रांच में सेपरेशन का काम करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं और डिटर्मिनेशन करते हैं ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल थिंग्स। यानी कि जो भी हमें मटेरियल दिया जाता है, जो भी चीज़ें हमें दी जाती हैं, हम उनकी मिकदार को, कंसंट्रेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अलावा सेपरेट भी करते हैं, अलग भी करते हैं और मालूम भी करते हैं, डिटरमाइन भी करते हैं। तो ये तीन लफ्ज़ हैं SID। तो सिड SID, ये लफ्ज़ याद रख लें। सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल थिंग्स। ओके। अच्छा, आजकल पहले ज़माने में ना ज़्यादातर टेक्निक से इस्तेमाल की जाती थी किसी भी केमिकल टेस्ट के लिए। आजकल मशीनें आ गई हैं, इंसानों की मजदूरी की
जो मुशक्क़त थी उसे कम करके मशीनों ने वो जगह ले ली है। मशीनें हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं या फिर सफेस्टिकेटेड नई मशीनें हैं जो कि एनालिसिस में हेल्प कर रही हैं। अगर हम लैब में अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाएं ना तो वहाँ पर भी अब बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं जो कि इंसान टेक्निक से इस्तेमाल करके जो काम करते थे अब वो मशीनें करती हैं। तो वही बात कर रहा है कि मॉडर्न एंड सफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जो है अब वो यूज़ होते हैं एनालिसिस के लिए। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? बायोकेमिस्ट्री देखें जी, हम ये सिर्फ पढ़ ही उतना रहे हैं जितना हमारी किताब में मौजूद है। फिलहाल इन टॉपिक्स को डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स कहते हैं, इनमें हम कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं दे सकते, सिर्फ सिंपल बात बतानी होती है। क्या? द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं, पैदा हो रहे हैं या मेटाबोलाइज हो रहे हैं, उनकी स्टडी को, और हमारी बॉडी में जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो रहे हैं उनकी स्टडी किस में की जाती है? बायोकेमिस्ट्री में। जैसा कि बायोकेमिस्ट्री में हम लोग डील करते हैं हमारी बॉडी में खुराक के कंपोनेंट्स की ब्रेकडाउन है, उनकी एसिमिलेशन है, उनसे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, वगैरह वगैरह। उसके बाद वो कहता है इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इनको बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। और ये बनते कैसे हैं और इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं, ये तमाम चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन है इट डील्स विद रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम उन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होते हैं, या यूँ समझें कि वो रिएक्शन जो न्यूक्लियस के साथ होता है। जी, एटम जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में जाता है और एक लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, या म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन का लेन देन से भी जो रिएक्शन होते हैं वो तो होते हैं, मगर इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्शन भी होते हैं जिसमें बजाते खुद न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं। तो जिस रिएक्शन में न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है उसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्शन को न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। मैं आपको मिसाल भी दूंगा। उसके अलावा वो कहता है कि रेडियो एक्टिविटी को हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, यानी कोई भी सब्सटेंस है उसमें से रेडिएशंस खारिज हो रही हैं, वक्त के साथ साथ वो डिके हो रहा है, उसकी डीके को भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और कुछ न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, यानी एक एटम्स जो होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उनको भी हम इसी में स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बेरिलियम का एटम ले लूँ, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक मास 9 होता है, और इसके ऊपर बम्बार्ड कराएं हीलियम को, हीलियम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स, इधर 2 इधर 4, एटॉमिक नंबर 2 एटॉमिक मास 4, हीलियम को डाला जाता है अगर बेरिलियम के ऊपर, तो इनके न्यूक्लियस आपस में रिएक्शन करते हैं और एक नया एटम बना देते हैं जो कि कार्बन होता है 6 और 12। देखें 2 और 4 6 एटॉमिक नंबर, 9 और 4 होते हैं 13, 12 ये आ गया एटॉमिक मास, और एक न्यूट्रॉन जो है वो इधर से रिलीज होता है, ये यूँ लिखा जाता है न्यूट्रॉन के बारे में, ऊपर 1 नीचे 0 n। तो ये जो मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा है ना, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन है जो हम करवाते हैं। इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा के नया न्यूक्लियस बना देते हैं, तो इसे न्यूक्लियर प्रोसेस भी आप कह सकते हैं, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। इन्हीं को न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होती है? पहले तो ये पता होना चाहिए कि पॉलीमर कहते किसको हैं। छोटे छोटे मोनोमर जब आपस में जुड़ते हैं और बड़ी बड़ी चेन्स बनाते हैं, बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाते हैं, बल्कि कंपाउंड्स, जिन्हें हम पॉलीमर कहते हैं। और पॉलीमर की स्टडी को क्या कहते हैं? पॉलीमर केमिस्ट्री। तो आइए देखिए पॉलीमर
क्या होते हैं? पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ स्मॉल यूनिट्स, जिन्हें हम मोनोमर भी कहते हैं, जिन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मोनोमर, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट सीरीज में तरतीब के साथ जब एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, तो वो बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। बड़े बड़े कंपाउंड जिन्हें पॉलीमर भी कह सकते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। अच्छा, हर मैक्रोमॉलिक्यूल को पॉलीमर नहीं कहते, मगर हर पॉलीमर को मैक्रोमॉलिक्यूल कहा जा सकता है। जैसे कि डायमंड है, डायमंड मैक्रोमॉलिक्यूल तो है, पॉलीमर नहीं है। इसी तरह से ग्रेफाइट है, या कार्बन के कंपाउंड हैं, या बोरान नाइट्राइड है, मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं। तो वो भी जब डिटेल आएगी पॉलीमर्स की तो उसमें हम आपको बताएंगे। कार्बन 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 से मिलता है, डायमंड बनता है। ठीक है, तो इसमें कोई छोटे छोटे मोनोमर नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है जिसमें बॉन्डिंग बतदरीज हो रही है, और वो एक बल्कि जेंट मालिक्यूल, बड़ा मालिक्यूल बना रहा है, जिसे मैक्रो मालिक्यूल कहते हैं, बड़ा मालिक्यूल, मैक्रो मालिक्यूल। मगर जो पॉलीमर होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट के आपस में मिलने से बनते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं ईथीन। अगर इस ईथीन को ले लेना, ये एक मालिक्यूल है, बहुत सारे ऐसे मालिक्यूल ले लें, ईथीन 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 ईथीन, और इनको आपस में रिएक्ट कराएं स्पेसिफिक कंडीशन के तहत, तो ये आपस में मिलने के बाद ये पॉलीथीन बनाते हैं। पॉलीथीन शापर, शॉपिंग बैग शापर, वो एक पॉलीमर है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज, खसूसियात, तैयारी और स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा, नेचुरली अकरिंग भी होते हैं कोई पॉलीमर? यस, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर होते हैं बायोमॉलिक्यूल, जिन्हें आप मैक्रोमॉलिक्यूल भी कहते हैं। लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है। आप इनको अगर इंटरनल लेवल पे स्टडी करें तो ये सारे के सारे पॉलीमर हैं। हम इन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल भी कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक नई ब्रांच है जिसको हमने पहले कभी नहीं पढ़ा 9th के लेवल पे, जियो केमिस्ट्री। लफ्ज जियो से क्या मुराद है? ये जमीन की स्टडी है, जियो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, इसकी कैसे डेफिनेशन करेंगे? स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑफ अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज एंड मिनरल्स इज कॉल्ड जियो केमिस्ट्री। ठीक है, जमीन जो है, जमीन की खुदाई करें, इसकी जो अपर लेयर है, इसकी जो सतह है, जिसे हम जो है अर्थ क्रस्ट कहते हैं, ये और इसके नीचे और भी जो लेयर्स हैं, उनमें मौजूद मिनरल्स की स्टडी को, उनमें मौजूद केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी को, और उनके रिसोर्सेज को कि वो कैसे मिलती हैं, उनमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जियो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। और इसके अलावा जियो केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या हैं कि ना सिर्फ हम जियो केमिस्ट्री में ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स की स्टडी करते हैं, बल्कि इसके अलावा भी इसकी कुछ और एप्लीकेशंस हैं। यानी जियो केमिस्ट्री को हम इस्तेमाल करते हैं एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, यानी कि माहौल को मॉनिटर किया जाता है, कि माहौल में आबो हवा को मॉनिटर करना या बाकी मुख्तलिफ चीज़ें। और उसके अलावा फॉरेस्ट्री, जंगलात की स्टडी भी की जाती है, और मेडिकल रिसर्च भी जारी हैं कि भाई ज़मीन से निकलने वाले जो मिनरल्स और केमिकल हैं वो मेडिकली किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मेडिकल केमिस्ट्री। ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें एक साइंटिस्ट की कोशिश होती है कि वो ऐसे केमिकल बनाए, ऐसी मेडिसिन बनाए, ऐसे ड्रग्स बनाए अपने तजर्बों की मदद से जो ह्यूमन के लिए या इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हों, इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाएं। जैसे कि आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं, अब तो बेशुमार कंपनियां आ चुकी हैं, मेडिसिन इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, तो सारी किसने बनाई हैं? हम लोगों ने बनाई हैं, केमिस्ट्री वालों ने बनाई हैं। तो क्या केमिस्ट जो होता है वो ट्राई करता है टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज अ मेडिसिन या ड्रग
विच इज बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, इंसानियत के लिए फायदेमंद हो, वो दवाई बनाने की कोशिश करता है। कौन? साइंसदान। और वो साइंसदान जिस ब्रांच को इस्तेमाल करके ये काम कर रहा होता है उसका नाम है मेडिकल केमिस्ट्री। तो इट इंक्लूड डिस्कवरी यानी कि तैयारी, डिलीवरी, उसको पहुंचाना, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी। अच्छा, साइंसदान का काम ये नहीं है, मेडिकल केमिस्ट्री वाले साइंसदान का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ ड्रग बना के मार्केट में दे दे ना, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि ये ड्रग जो है ये कैसे मैंने बनानी है या कैसे ये बनी है और इसको कैसे इंसान के जिस्म तक पहुंचाना है और जिस्म में जाकर ये कैसे जज्ब होगी और किस तरह से इसकी ब्रेकडाउन होगी, कैसे ये मेटाबोलाइज होगी और किस तरह से इंसान को फ़ायदा देगी, इसके नुकसानात क्या होंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हमें मेडिकल केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलती हैं। आखिरी ब्रांच है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोनॉट्स जो खिला में जाते हैं, ऊपर की स्टडी करते हैं। तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? एस्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस प्रेजेंट इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेसेस। अब स्पेस क्या होती है? स्पेस खिला को कहते हैं। पूरी कायनात में हमारी जो ज़मीन है उसके ऊपर गैसेस हैं, गैसेस के ऊपर जाते जाएं गैसें ख़त्म होती जाती हैं और स्पेस शुरू हो जाती है। तो स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं या आयंस पाए जाते हैं उनकी स्टडी। और दूसरा लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस क्या होती है? सितारों के दरमियान जो जगह होती हैं उन्हें बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेसेस। यानी एक सितारा है, दूसरा सितारा है, तीसरा सितारा है, उनके दरमियान जो प्लेसेस होती हैं उन्हें इंटरस्टेलर स्पेसेस का नाम दिया जाता है। वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, उनकी स्टडी भी एस्ट्रोकेमिस्ट्री में की जाती है। वी स्टडी इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी एबंडेंस। एबंडेंस कहते हैं पाया जाना, अकरेंस। एबंडेंस का वैसे मतलब होता है भी कोई चीज़ कहाँ कितना पाई गई है। मोर एबंडेंस ज़्यादा पाई गई है, लेस एबंडेंस कम पाई गई है। एबंडेंस एंड रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन द यूनिवर्स एंड देयर इंटरैक्शंस विद रेडिएशन। इस कायनात में, इस यूनिवर्स में जो मॉलिक्यूल्स और जो आयंस मौजूद हैं उनका आपस में क्या लेन देन है और रेडिएशंस के साथ, सूरज की रोशनी के साथ उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, इस बात को भी हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। आपके लिए 9th क्लास की न्यू किताब का पहला लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया गया है। आगे भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो धीरे धीरे अपलोड करते रहेंगे। सुनते रहिए और प्यार करते रहिए अपनी किताबों से और अपनी सेहत से। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।